Hello everyone, welcome back to this channel. This class is going to be helpful for the UGC NET students and the students who are preparing for any other competitive exams for English literature. So हम जो है कुछ ये आउटलाइन देख रहे हैं कि कैसे ड्रामा जो है उसका ओरिजिन हुआ, ड्रामा के बाद जो है कौन कौन से सिग्निफिकेंट जो एराज हैं वो इंग्लिश लिटरेचर या ब्रिटिश हिस्ट्री के जो हैं वो हमें स्टडी करने हैं ड्रामा के अंदर, जिसमें हमने स्टार्टिंग की थी कि कैसे लिटरेचरल प्लेस एग्जिस्टेंस में आए, कैसे एंटरटेनमेंट यानी पहले जो है वो उनको सिखाया जाता था, बिब्लिकल थीम्स के थ्रू उनको टीचिंग्स दी जाती थी और धीरे धीरे उन टीचिंग्स के साथ साथ जो है उनको मोरालिटी के बारे में, मिस्ट्रीज के बारे में जो है बताया जाने लगा। और कैसे जो है मिस्ट्री प्लेस के बाद में इंटरल्यूड्स आए, जिसमें आप कह सकते हो कि हेवुड का जो 4 पीपीज है वो बहुत फेमस था, जिसमें 4 कैरेक्टर्स जो है वो 4 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने जो है एलिजाबेथन पीरियड, यानी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एलिजाबेथन पीरियड, क्वीन एलिजाबेथ जो है उसके पीरियड को कहा जाता है। और एलिजाबेथन जो पीरियड है उसका टाइम पीरियड जो आपको बहुत ज्यादा जो है पूछा जाता है एग्जाम्स में, 1558 से लेकर के 1603 तक। उसके बाद हमने देखा कि 1603 से 1625 तक जैकोबियन पीरियड आया, जैकोबियन पीरियड जिसको किंग जेम्स फर्स्ट का पीरियड भी कहा जाता है, जेम्स फर्स्ट। और उसके आगे की जो स्लाइड है वो आपके सामने है कि किंग जेम्स फर्स्ट यानी यहां तक एलिजाबेथन पीरियड, फिर जो राइटर्स जैकोबियन पीरियड में आए उनके बारे में हमें थॉरोली स्टडी करना है। और उसके बाद हमारा आता है कैरोलिन पीरियड। तो कैरोलिन पीरियड जो है वो कब से कब तक है, 1625 से 1642 तक। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो ड्रामा है वो आपको कहां तक पढ़ना है, टिल 17th सेंचुरी, यानी 1642 तक ही हमें जो ड्रामा है यानी हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो आपको स्टडी करनी है। फर्स्ट यूनिट जो ड्रामा की फर्स्ट यूनिट है वो टिल 17th सेंचुरी आपको जो है थॉरली स्टडी करनी है, जिसमें आपके ये एजेस रहेंगी। उन एजेस में कौन कौन से राइटर्स जो हमने पढ़ने हैं वो मैंने आपको एक ब्रीफ वे में आपको बता दिया है। और आपको कैरोलिन पीरियड में क्या रखना है कि इंक्रीजिंगली रिफाइंड, क्योंकि क्या हुआ था देखिए, जो लिखा जाने लगा था वो मोरालिटी के ऊपर लिखा जा रहा था। जब हम देखते हैं कि मोरालिटी प्लेस के अंदर एंटरटेनमेंट के साथ साथ उनको टीचिंग्स जो है वो दी जाने लगी, तो उन टीचिंग्स के बाद में ट्रेजिक कॉमेडी का जन्म होता है कि बीच में इंटरल्यूड्स और उसके बाद ट्रेजिक कॉमेडी। शेक्सपियर के पीरियड में हमने देखा कि ट्रेजिक कॉमेडी भी आने लग गई। अब ट्रेजिक कॉमेडी में कुछ राइटर्स ने कॉमेडी के नाम पे है ना कुछ ऐसा जो है आप कह सकते हो वल्गर जो मटेरियल है या वल्गर जो थीम्स है उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। अब ये चीज जो है प्यूरिटन्स को पसंद नहीं आई, और प्यूरिटन्स जो है आपको पता उस टाइम मेजॉरिटी में थे, तो उन्होंने थिएटर को क्लोज करवा दिया कि ये लोग जो हैं वो अपने रास्ते से भटक रहे हैं, ये राइटर्स जो हैं ये सोसाइटी को करप्ट कर रहे हैं, तो आज के बाद जो है प्ले हम लोग क्लोज कर देते हैं, आज के बाद थिएटर जो है वो ओपन नहीं होगा। तो लगभग 1642 से लेकर के 1660 तक जो हमारा थिएटर है वो क्लोज हो जाएगा और उसके बाद फिर से रीओपन होगा। तो आप ये देखिए कि जो रीजन था उसके पीछे वो क्या था कि जो प्यूरिटन पार्लियामेंट है उसने ऑर्डर किया कि ऑल द थिएटर्स क्लोज्ड ऑन मोरल रिलीजियस ग्राउंड्स। तो आपको बता दिया मैंने कि मोरल और रिलीजियस ग्राउंड्स का मतलब क्या है कि जो सोसाइटी है वो इमोरलिटी की तरफ जा रही है, यानी वो उनके जो थीम्स है राइटर्स के वो करप्ट थीम्स हैं, वो थीम्स सोसाइटी को जो है करप्ट कर रहे हैं। फिर एक रीजन ये भी माना जाता है कि उस टाइम पे सिविल वॉर बिगिन हो गया था, जिस वजह से भी क्या है इन थिएटर्स को क्लोज करना पड़ा था। ग्रेट ट्रेडिशन एंड्स अब्रप्टली एंड फिर उसके बाद ये रीओपन होते हैं 1660 में, जब हमारे ड्राइडन का पीरियड आएगा, रेस्टोरेशन पीरियड जिसको कहा जाता है। ड्राइडन के पीरियड में ये फिर से जो है ओपन होगा और एक नई फॉर्म के साथ जो है ये स्टार्ट होगा। सो बेसिकली यहां तक हमें जो है कैरोलिन ड्रामा जो है यहां तक यूनिट फर्स्ट को हमें कवर करना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और इंपॉर्टेंट की टर्म्स। देखिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहां तक कि कैसे जो है ये चीजें जो यहां पर लिखी हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। मैं साइड हो जाती हूं। देखिए हमने पढ़ा मिस्ट्री साइकिल्स के बारे में, ये एक काइंड ऑफ रिवीजन है आपकी। आपके जो है मिस्ट्री प्ले जो साइकिल्स हैं ये एनोनिमसली लिखे गए थे 12th to 15th सेंचुरी में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेती हूं।
देखिए 12th to 15th सेंचुरी में मिस्ट्री प्लेस को एनोनिमसली, यानी राइटर्स के नेम का हमें नहीं पता कि किसने ये लिखे थे, बट ये एनोनिमसली लिखे गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद यॉर्क साइकिल जो है, इसमें 48 प्लेस थे, ये आपको याद रखना, क्योंकि उस टाइम पे 4 साइकिल हुआ करते थे। उन 4 साइकिल में यॉर्क, चेस्टर ऐसे 2 साइकिल और थे, तो जो यॉर्क साइकिल है उसमें 48 प्लेस थे। ये फाइनेस्ट ड्रामेटिक पार्ट जो है उसके बारे में था। क्रूसिफिकेशन ऑफ पेजेंट, टाउनली या वेकफील्ड मास्टर, सेकंड शेपर्ड्स, ये सारे की सारी चीजें आपको मैंने जो समझाई थी लास्ट क्लास में कि पेजेंट वैगल्स जो हैं वो ट्रेड गिल्ड्स जो होते थे वो जगह जगह जा करके अपनी परफॉर्मेंस दिया करते थे। उसके बाद ये भी आपको याद रखना है, एवरी मैन जो है ये अराउंड 1595 में लिखा गया था। ये एक मोरालिटी प्ले का आप कह सकते हो इनिशियल एग्जाम्पल है, ये भी एनोनिमसली लिखा गया था। इसमें जो है डेथ समन्स एवरी मैन, वर्ल्डली फ्रेंड्स डिजर्ट हिम। तो आपको इसका थीम भी ध्यान रखना है कि डेथ जो है वो समन करती है एवरी मैन को, और जो उसके वर्ल्डली फ्रेंड्स होते हैं वो उसको कहते तू जा, हम तो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। यानी इंसान जो है उसकी डेथ में और कोई उसके साथ नहीं जाता, मतलब जो भी आपकी लाइफ में जो प्लेजरली वर्ल्डली जो थिंग्स हैं वो यही रह जाती हैं, उसके थीम के ऊपर है। ओनली गुड डीड्स अकम्पनीज हिम टू ग्रेव, यानी जो एवरी मैन जो है जब वो जाता है, यानी जब डेथ उसको बुलाती है, जब वो जाता है तो उसके साथ उसके क्या जाते हैं, गुड डीड्स, यानी उसकी नॉलेज, इसको आपने नॉलेज कहना है, अकम्पनीज हिम टू ग्रेव। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑस्टर स्ट्रक्चर है, जेन्युइन पैथोस की बात करता है, और आपको पता है इसमें डीप जो फिलोसफिकल है वो मीनिंग है। हम लोग हिंदू जो है माइथोलॉजी में भी इसकी बात करते हैं कि आपके साथ जो है वो कुछ नहीं जाएगा, ये मोह माया सब यही रह जाएगी, जाएगा तो सिर्फ क्या जाएगा, जो आपके गुड डीड्स हैं, जो आपकी नॉलेज है वो आपके साथ जाएगी। सो इसके ऊपर जो है ये एवरी मैन आपका टिका हुआ है। ग्रेजुअल आइसोलेशन है ना, दो वाइस फिगर। अब देखिए वाइस फिगर का मतलब क्या है, एक होता है वर्चू, एक होता है वाइस। अब आप जो है शेक्सपियर के प्लेस जब आप पढ़ेंगे, यू विल गेट टू नो कि कैसे उसके वाइस कैरेक्टर्स जो हैं कितना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, यानी उनके हीरो से ज्यादा उनके वाइस कैरेक्टर्स को याद रखा जाता है। जैसे इयागो, अगर हम बात करें ओथेलो के अंदर, तो ओथेलो से ज्यादा इयागो जो है उसको जो है आप प्रोटैगनिस्ट के रूप में देख सकते हैं। जैसे आप जो है ये हो गया ना एंसेस्टर ऑफ इयागो, रिचर्ड III, फॉलस्टाफ, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं दे आर द डोमिनेंट कैरेक्टर्स। तो जो वाइस फिगर है वो किसके पीरियड में आया था, वो आया था हमारे शेक्सपियर के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट जो है आपके सामने मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, देखिए क्रिस्टोफर मार्लो, आपको पता है इनका टाइम पीरियड जो है वो बिल्कुल शेक्सपियर के टाइम, यानी एग्जैक्ट कंटेम्प्रेरी की अगर हम बात करें कि जो शेक्सपियर के एग्जैक्ट कंटेम्प्रेरी थे वो कौन थे, वो थे हमारे क्रिस्टोफर मार्लो। देखिए शेक्सपियर का जो टाइम पीरियड है वो 1564 से 1660 है, 1616 है, यानी उनका 23 अप्रैल 1564 को जन्म हुआ था और 23 अप्रैल 1616 को ही हैज डाइड। अब यहाँ पे देखिए क्रिस्टोफर मार्लो भी 1564 है और शेक्सपियर भी 1564 में जन्म हुआ है उनका, तो हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर के एग्जैक्ट जो कंटेम्प्रेरी हैं वो कौन है, क्रिस्टोफर मार्लो। इनकी माइटी लाइन कहा जाता है, बेन जॉनसन ने इनकी जो ब्लैंक वर्स यूज की थी इन्होंने किसके अंदर, अपने वर्क्स के, अपने प्लेस के अंदर, उस ब्लैंक वर्स को बेन जॉनसन ने माइटी लाइन कहा है ना। इन्होंने अपने वर्क्स में एम्बिशन, रेट्रिक, लिमिट्स ऑफ कंक्वेस्ट, इनके बारे में बात की है टेम्बरलेन में। डॉक्टर फोस्टस, ये इंपॉर्टेंट वर्क है, इनका वेरी फर्स्ट वर्क है टेम्बरलेन, ये 2 पार्ट्स में है। जो डॉक्टर फोस्टस है ये अपनी सोल को सेल कर देता है, यानी वो लूसीफर के साथ एक पैक्ट करता है लूसीफर के साथ। देखिए क्या होता है, डॉक्टर फोस्टस जो है ये जो है उस टाइम पे मैजिक, यानी ये बुक्स पढ़ते हैं, ये नॉलेज जो है वो गेन करना चाहते हैं। जब इन्होंने रिलीजियस नॉलेज को बहुत ज्यादा जो है ले लिया, मतलब बहुत ज्यादा इन्होंने स्टडी कर लिया थॉरली, तो उसके बाद इनको लगा कि नहीं ये तो कम है। उन्होंने सोचा कि मुझे ये मेरी पावर्स को लिमिट कर रहे हैं, मुझे ब्लैक मैजिक की तरफ जाना चाहिए। तो इन्होंने जो है ब्लैक मैजिक को अपनाया और उन्होंने बहुत जो है इस पे रिसर्च किया, क्योंकि ही वाज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी होते हैं डॉक्टर फोस्टर्स। तो ये क्या करते हैं, ये लूसीफर के साथ, यानी लूसीफर कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए, तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन ये 24 साल का जो पैक्ट है ये 24 साल ही तुम्हें मिलेंगे, उसके बाद जो मैं चाहूंगा, यानी तुम्हारी जो सोल है वो तुमसे मैं ले लूंगा, छीन लूंगा, तुम्हारे पास सिर्फ 24 साल है। ये खुश हो जाता है कि इंसान को जीने के लिए तो 24 साल भी बहुत है, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा, जो मन में आया वो मैं करूंगा,
बस लूसीफर कहता है कि ठीक है 24 साल तुम्हें दिए, पर बदले में तुम्हारी सोल मुझे चाहिए। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, यट आप कह सकते हो बहुत ही पैथोस आपको फील होगा। आपको बहुत ऐसे फील होगा कि हाय बेचारा, इससे इसकी सोल ना छीनी जाए, इसका टाइम पीरियड ओवर होने वाला है। और एक क्लॉक टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो क्लॉक स्पीच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर। जब आप पढ़ोगे इसको, मैं कुछ इनकी लाइंस जो है वो कोट करूंगी, you'll get to know कि कैसे दर्द भरी वो लाइंस हैं जो क्लॉक टाइम को रिप्रेजेंट करती, क्लॉक स्पीच को रिप्रेजेंट करती हैं। तो उसमें हम देखेंगे, इसमें उसकी वो सुप्रीम सलीलकी है। सलीलकी मतलब वो जो बात जो है वो सलीलकी के रूप में, यानी जो अपनी अंदर की जो परेशानी है या अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको थ्रू सलीलकी ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट वर्क है ज्यू ऑफ माल्टा, इसको भी हम थॉरोली स्टडी करेंगे। बारबस जो है इसमें मेन कैरेक्टर है, मैकियावेलियन प्रोटोटाइप इसको कहा जाता है, ठीक है, ज्यू ऑफ माल्टा। और एक शाइलॉक जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, इसमें जो मैकियावेलियन प्रोटोटाइप शाइलॉक है ये भी ज्यू ऑफ माल्टा में ही है, लेकिन मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी हमारे पास शाइलॉक जो है एक कैरेक्टर के रूप में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि 2 वर्क्स में है। एडवर्ड टू, ये जो वर्क है ये बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ, यानी साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स जो है इसका प्लॉट है एक तरह से, और एंटिसिपेट्स रिचर्ड टू। एडवर्ड टू जो वर्क है हम इसको देखेंगे। डाइड एट द एज ऑफ 29, डेप्थ फॉर टेवरिन, मिस्टीरियस एंड सर्कमस्टांसेस जो है इसमें क्रिएट होते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे जब इसको और थॉरोली देखेंगे। उसके बाद आपको पता है द बार्ड ऑफ एवन जो है हमारे शेक्सपियर आएंगे, क्रिस्टोफर मार्लो के एग्जैक्ट कंटेम्पररी। इनका टाइम पीरियड है हमारा 1564 से 16। हाँ जी, इनकी कॉमेडीज जो हैं आपको पता है कौन कौन सी कॉमेडीज हैं, मैं इसको और डिटेल में आपको दूंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। हिस्ट्रीज जो है इसकी 2 पार्ट्स में, 2 टेट्रालॉजीज में इसको जो है डिवाइड किया गया है। सेकंड जो है इसके अंदर रिचर्ड टू, हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ, ये सारे के सारे जो है हिस्ट्रीज के हम देखेंगे अलग अलग से कौन कौन से हिस्ट्री का जो हिस्ट्री से रिलेटेड प्लेज है उनके कौन कौन सी कॉमेडीज हैं, कौन कौन सी ट्रेजिक कॉमेडीज हैं, है ना। ट्रेजेडीज में आपको बताई चुकी हूं, इसको ब्रैडले जो एक क्रिटिक हुआ करते थे उन्होंने इनको बिग 4 कहा है, क्योंकि दीज आर 4 ट्रेजेडीज बाय शेक्सपियर। रोमांस जो है आपको पता है ट्वेल्थ नाइट है आपका, ठीक है, मिडनाइट समर्स डे है, सॉरी मिडनाइट ड्रीम है, मिडनाइट ड्रीम है। तो ये रोमांसेस हैं उनके कुछ जो शेक्सपियर ने लिखे हैं। टेम्पेस्ट के ऊपर जो है पोस्ट कॉलोनियल डिबेट भी हुई है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि जो टेम्पेस्ट है उसके ऊपर पोस्ट कॉलोनियल सलमान रश्दी जैसे राइटर्स हैं या फिर और भी राइटर्स हैं जिन्होंने पोस्ट कॉलोनियल एरा में लिखा था, तो इसके बारे में टेम्पेस्ट के ऊपर किस प्रकार की डिबेट जो है वो की जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सलीलकी जो है ये आपको पता है साइकोलॉजिकल इंटीरियोरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए शेक्सपियर के वर्क्स में भर भर के डाली हुई है। फर्स्ट फोलियो जो है वो 1623 में आया, सेकेंड फोलियो जो है वो हमारा 1632 में आया, और इसमें लगभग 36 प्लेस जो है वो माने जाते हैं। और ये जो है हैमिज एंड कॉन्डेल जो है उन्होंने इनको एडिट, आप कह सकते हो उन्होंने इनको इकट्ठा किया था, सबको वॉल्यूम को एक जगह पे डाला था। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो है आपका, इसके बाद ये राइटर्स को देखने के बाद हम बेन जॉनसन के बारे में बात कर चुके हैं कि ये टाइम पीरियड आपको देखिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, 1572 से लेके 1637, यानी शेक्सपियर जो है वो आए थे हमारे पास 1564 में, मार्लो 1564 में। अब जो है बेन जॉनसन लिख रहे हैं 1572, यानी अगर आपको पता है कि नेट का जो पैटर्न है उसमें पहले राइटर्स का सीक्वेंस पूछते थे, उसके बाद जो है पहले एज का पूछते थे, फिर राइटर्स पे आगे, अब वर्क्स पे भी वो लोग जो है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है कोई चीज रिपीट भी हो जाए। तो बेन जॉनसन जो है वो शेक्सपियर और मार्लो के बाद में लिख रहे हैं, है ना। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स आपको बता दिया मैंने कि एक्सेस बॉडीली फ्लूइड जो है किसी के अंदर है तो उसके ऊपर उन्होंने एक तरह से सटायर लिखे हैं ये। उसके बाद वॉल्पनी द फॉक्स, जो फॉक्स इसमें वॉल्पनी द फॉक्स में जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी डेथ को फेक करता है, वो क्या कहता है कि मैं मरने वाला हूं, और वो धन का इतना पुजारी, क्योंकि जो स्टार्टिंग होती है ना वॉल्पनी द फॉक्स की वो यही हो रही होती है कि वो पूजा कर रहा होता है। और सोचिए पूजा किसकी कर रहा है, अपनी जो तिजोरी होती है, जो उसकी ट्रेजरी होती है उसको खोलकर उसके सामने उसकी पूजा कर रहा होता है। तो आप देखिए वॉल्पनी द फॉक्स है, उसमें वो कहता है अपना जो वो होता है उसका सर्वेंट होता है, और सर्वेंट को बोलता है कि तुम सारी जगह ये बात फैला दो कि मेरा जो मालिक है वो मरने वाला है और उसका कोई भी हेयर नहीं है, तो अपनी जगह पर वो किसी को छोड़कर जाना चाहता है, तो आप आइए और उनके हेयर बन जाइए, आपको मौका मिलेगा।
तो ये एक तरह से अपनी डेथ को जो है फेक करके और हंटर्स करता है। हंटर्स का मतलब क्या होता है कि वो लोगों को अपने ट्रैप में जो है फंसाने की कोशिश कर रहा है, उनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें जो है एक्सपोज किया गया है कि उस टाइम पे जो ह्यूमन आप कह सकते हो ह्यूमन जो करप्शन है वो कैसे उस टाइम पे ग्रीड वगैरह जो है कैसे बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंस में आ गई थी। उसके बाद जो एल्केमिस्ट है वो इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इसमें भी जैसे आपने वो छोटे होते या फिर कभी अपनी बुक्स हिंदी की बुक्स में पढ़ा होगा कि एक राजा होता है, जिस भी चीज को छूता है वो सोने की बन जाती है। तो एल्केमिस्ट भी कुछ इसी तरह का जो है यहाँ पे प्रिटेंड करता है, लेकिन ऐसा उसमें होता नहीं है कुछ। उसके बाद बार्थोलोम्यू फेयर जो है ये भी एक फेस्टिव और सटायर करती है प्यूरिटन्स को, और ये एडमायर करते हैं क्लासिकल यूनिटीज। अब देखिए यूनिटी ऑफ एक्शन, आप जब एरिस्टोटल पढ़ेंगे पोएटिक्स, उनमें आप यूनिटीज की बात करेंगे, है ना। जैसे शेक्सपियर जो है वो सिर्फ यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो करते हैं, है ना। यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ टाइम जो है उसको फॉलो नहीं करते। तो ये जैसे आगे जाके जो है जॉनसन, सैमुअल जॉनसन जो है इस बात को कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यूनिटीज को फॉलो करते हो नहीं करते, क्योंकि एरिस्टोटल ने कहा था कि अगर आप कोई ड्रामा लिखते हो तो उसमें क्या होना चाहिए, जो उसके मेन 6 पार्ट्स हैं, जैसे कि प्लॉट है, करेक्टर है, थॉट है, स्पेक्टिकल है, सॉन्ग है ना, ये डिक्शन है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए और प्लस 3 यूनिटीज होनी चाहिए, यानी यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन, ये तीनों होंगी। और ये 6 एलिमेंट्स जो हैं प्लॉट के किसी भी ड्रामा के, कोई भी प्ले की 6 एलिमेंट्स अगर होंगे तभी वो ड्रामा जो है वो एग्जैक्टली ड्रामा का पार्ट होगा। तो अब यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि शेक्सपियर ने कैसे वायलेट किया उन 3 जो है यूनिटीज को, और इसमें बेन जॉनसन ने जो है एडमायर किया है, ये याद रखना है आपको। ये क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर जो है। उसके बाद रिवेंज ट्रेजेडी, आपको पता है जैकोबियन किंग जेम्स पीरियड, किंग जेम्स का जो पीरियड था 1603 से लेकर के 1625 तक का जो पीरियड था जेम्स फर्स्ट का, उसमें रिवेंज ट्रेजेडीज बहुत ज्यादा लिखी गई थी। जैसे वेबस्टर ने, मिडलटन ने, टर्नर ने, ये इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, आपको इनके नाम और इनके वर्क्स जो है थॉरोली पता होने चाहिए। जैसे वेबस्टर का हो गया डचेस ऑफ माल्फी, इसमें डचेस ऑफ माल्फी कहती है कि आई एम डचेस ऑफ माल्फी स्टिल, आइकॉनिक डेफियांस है। इसमें बसोला जो है वो मेन आप कह सकते हो एक करेक्टर होता है। वेबस्टर जो है इसका एक वाइट डेविल भी है। ये विक्टोरिया ट्रायल सीन के बारे में हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से, आपको अभी थोड़ा सा जनरल ध्यान रखना है। मिडलटन का चेंजलिंग है, इसमें बिट्रिस है, दी फ्लोर्स है, और ये हॉरर और डिजायर और साइकोलॉजिकल मास्टर वर्क है, ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। मिडलटन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है वीमेन वीवियर वीमेन, चेस गेम सीन है इसके अंदर, रूट्स इन किट। उसके बाद सिनेका एक्सप्लोर्स कोर्ट करप्शन एंड एथिक्स ऑफ रिवेंज। अब देखिए आप यहाँ पर जो ये चीज है सिनेका, इसको समझिए। जो सिनेकन ट्रेजेडी है, यानी शेक्सपियर ने जितनी भी ट्रेजेडीज लिखी हैं वो किससे इंस्पायर होकर के लिखी हैं, सिनेका जो है ये राइटर हुआ करते थे, इनसे इंस्पायर होकर के अपनी ट्रेजेडीज लिखी हैं। सो ये जो रिवेंज ट्रेजेडीज आपने देखा, ब्लडशेड जिनके अंदर है, बहुत ज्यादा वायलेंस जिनके अंदर है, उनको हम क्या कहते हैं, रिवेंज ट्रेजेडीज कहते हैं। और सिनेका से इंस्पायर होकर के इनको लिखा गया है, तो इसलिए इनका नाम सिनेकन ट्रेजेडीज रखा गया। सो आई होप यू हैव गॉट द आइडिया टिल नाउ कि क्या हमें इसमें ड्रामा में जो है पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना। अब देखिए एक ब्रीफ जो है वो मैं आपको यहां पर बता दूं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी लास्ट स्लाइड फॉर दिस सेशन। देखिए पहले हमने पढ़ा क्वेम क्वार्टिस ट्रॉप 1925 के राउंड, फिर हमने देखे मिस्ट्री एंड मोरालिटी प्लेज आए थे, ये लिटरेजिकल आपको पता है, लिटरेजिकल प्ले का एग्जाम्पल है, आप इसको लिटरेजिकल प्लेज भी लिख सकते हो। देन आपके पास मिस्ट्री एंड मोरालिटी प्लेज आए, फिर वाइस फिगर आपके पास आए, यानी शेक्सपियर के टाइम पीरियड में आप इनकी बात कर सकते हो कि जो जहां पर यानी ये कहा जाता है कि जो अच्छा होता है उसके साथ, यानी ये कहा गया है कि शेक्सपियर ने अपने कैरेक्टर्स के साथ जो है वो नाइंसाफी की है। जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं, यानी होता है ना हम सुनते हैं लाइफ में कि जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छा ही होगा, जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होगा, लेकिन शेक्सपियर ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए उनको कहा जाता है कि उन्होंने यूनिटीज को भी वायलेट किया है, प्लस उन्होंने जो वर्चू विंस वाइस है उस कॉन्सेप्ट को भी उन्होंने खत्म कर दिया है। तो आप देखेंगे कि हम जब उनके वर्क्स पढ़ेंगे कि वाइस फिगर जो है वो किसके हैं, वो शेक्सपियर के हैं। जैसे इयागो हो गया हमारे पास, है ना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके अंदर। किड्स की स्पेनिश ट्रेजेडी जैसे हिरोनिमा है, हिरोनिमा अपने बेटे की जो है डेथ का, मर्डर का बदला लेने के लिए एक प्ले विद इन प्ले क्रिएट करता है और उसका बदला भी ले लेता है और लास्ट में खुद भी
जो है मर जाता है। उसके बाद हमने डॉक्टर फोस्टर्स वाले मार्लो की माइटी लाइंस जो बेन जॉनसन ने कही थी, ब्लैंक वर्ड्स की हमने बात की। उसके बाद देखिए शेक्सपियर जो है, इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमने देखा कि कौन कौन से वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं। जैकोबियन ड्रामा जो है हमने देखा, और उसके बाद आपको पता है 1642 में जो पार्लियामेंट है उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि ड्रामा को, यानी जो थिएटर है उसको बंद कर दिया जाए और ड्रामा परफॉर्म नहीं होगा। सो दिस इज आवर लास्ट क्लास रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ ड्रामा, और जिसमें हमें ये देखना था कि ड्रामा जो सेक्शन है उसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कहां तक का, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में रहता है कि हमें क्या इसमें कवर करना है और कहां तक हमें पढ़ना है। सो यू नो द लिमिट कि हमें 17th सेंचुरी तक, यानी जिन जिन राइटर्स की मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कशन की है उन राइटर्स को थॉरोली पढ़ना है। जितना आप थॉरोली पढ़ोगे, क्योंकि जो पैटर्न है यूजीसी नेट का वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन और अपने स्टडी आवर्स को, जो आपकी सिटिंग है उसको थोड़ा बढ़ा करके और थॉरोली स्टडी करनी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेट एंड जेआरएफ, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू टॉपिक, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड टेक केयर।